नमस्कार दोस्तों, मेरा हमेशा एचआर प्रोफेसर, लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर, एम्प्लॉय ट्रेनर, 15 साल का एचआर का एक्सपीरियंस यूट्यूब के ऊपर नई नई जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ। आज के लिए आप जो न्यूज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में हर बार पढ़ रहे हो, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, महंगाई बढ़ गई। इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेट बढ़ाया, रेपो रेट बढ़ाया। तो ये हर बार सुनते हो, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी और आसान भाषा में समझते। अभी हाल ही आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने आरबीआई की मीटिंग की और उसमें रेपो रेट बढ़ाया। इसके पहले भी उन्होंने पहली तिमाही में भी बढ़ाया था, अभी भी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। तो आखिर ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट बढ़ने से आपके मेरे ऊपर क्या असर होता है? आखिर ये जो सवाल है ये सब पैसे से रिलेटेड है। हम सब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो आरबीआई जो भी डिसीजन लेती है उसका आपके ऊपर, व्यूअर्स और हम जैसे आदमी के ऊपर क्या असर होता है, इस बारे में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन वो सब आसान भाषा में। चले जाते हैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर। तो अभी रेपो रेट था पहले 4.90, अभी आरबीआई ने उसको 50 पॉइंट की बढ़ोतरी करके 5.40 कर दिया है। 50 पॉइंट की 50 बेसिक पॉइंट बढ़ा के 5.40 किया हुआ है। तो इसका असर क्या होता है और आरबीआई ये रेपो रेट क्यों बढ़ाती है, उसका मेन आपको मैं समझाता हूँ। तो ऐसा है कि जब महंगाई ज्यादा बढ़ती है, रिजर्व बैंक के अनुसार वो मार्केट में महंगाई ज्यादा बढ़ती है, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में उतार और चढ़ाव किया जाता है। तो रेपो रेट ये होता क्या है? रेपो रेट वो चीज होती है जो रेपो रेट बैंक अपने छोटी बैंकों के पास, छोटी बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास से कुछ पैसा ले लेती है। रिजर्व बैंक के पास जो अमाउंट लोन के तौर पे लेती है उसको रिजर्व बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट है अभी 5.40। तो उसी पैसों को और उसी अमाउंट को रेपो रेट कहा जाता है। आसान भाषा में कौन से भी बैंक में, एचडीएफसी, आईसीआई, जो भी एक्सिस बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास से अपने को पैसा यूज करती है, उसके बदले में वो रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट देती है, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो ये रेपो रेट बढ़ाने का पर्पज और एक दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, वो 3.35% है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक के पास ज्यादा नकदी हो जाती है, उस पैसे को वो रिजर्व बैंक के पास जमा करती है, तो रिजर्व बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है उस बैंक को, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, वो है 3.35 पैसा। तो आखिर ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये क्यों बढ़ाए जाते हैं, क्यों घटाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ये बढ़ाए कि बैंक जो है रिजर्व बैंक का काम क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी मतलब नकदी के ऊपर नियंत्रण रखे और लिक्विडिटी कम ज्यादा करते रहे, उसके अनुसार वो महंगाई नियंत्रित करते हैं। तो अभी महंगाई नियंत्रित कैसे होती है उस चैप्टर के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, और साथ में एसएलआर और सीआरआर, कैश रिवर्स रेशियो, ये क्या होता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले महंगाई नियंत्रित कैसे किए जाते हैं। आज आप देखते हो कि भारत में 7.1% से भी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वही कहा है कि उसके लिए हम लोग रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। बैंक का काम क्या होता है, सबसे पहले वो आपको समझना है। बैंक का काम ये होता है कि वो आप और मैं, हमारे जैसे लोगों के पास से डिपॉजिट्स ले लेते हैं। और डिपॉजिट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट्स और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो जो भी टाइप के डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास आपका पैसा आप रखते हैं, बैंक कब कमाती है कि बैंक उस पैसे का यूज वो लोन के रूप में करती है। मतलब कई लोगों के पास से बैंक डिपॉजिट ले लेती है और उस डिपॉजिट का यूज कई दूसरे लोगों को लोन के द्वारा दी जाती है। लोन के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट को वो अपने डिपॉजिट वालों को भी कुछ इंटरेस्ट देती है, और बीच का जो होता है मुनाफा वो बैंक का अपना प्रॉफिट होता है। इस हिसाब से बैंक का सब कामकाज चलता रहता है। लेकिन बैंक के कामकाज के ऊपर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है, और रिजर्व बैंक का काम होता है बैंकों को ऊपर नियंत्रण करने के साथ साथ मार्केट में जो महंगाई कम ज्यादा होती है उसको भी नियंत्रित करे। अभी शुरुआत में क्या होता है कि बैंक रिजर्व बैंक के पास से कुछ फंड ले लेती है,
साथ में वो लोगों के पास से भी फंड लेती है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया, मतलब क्या हुआ, अभी बैंक को, रिजर्व बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले 4.9% था, अभी 5.4% हो गया, मतलब 5.40% हो गया। तो उतना आधा परसेंट बैंकों को भी, रिजर्व बैंक को ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी, जिन कम्युनिटी को, जिन लोगों को बैंक ने लोन दिया है, वो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। तो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो नए कस्टमर है, जो नए ग्राहक है, वो लोन कम लेने की कोशिश करेंगे। वो ये सोचेंगे कि अभी महंगा लोन लेने से अच्छा है कि हम लोग कुछ दिनों तक रुक जाते हैं। उसके साथ साथ लोन अगर लोग कम लेंगे तो चाहे पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, और भी अन्य टाइप के भी जो छोटे छोटे लोन है, वो सब टाइप के जो लोन है वो कम मात्रा में लिए जाएंगे। लोन कम लेने से लोगों के पास नकदी कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होने के बाद लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी। बाइंग कैपेसिटी मतलब खरीदी करने की कैपेसिटी कम होगी। जब मार्केट में लोग कम खरीदी करेंगे तो उसका असर क्या होएगा कि डिमांड कम हो जाएगी वस्तुओं की। जब डिमांड कम हो जाएगी, वही वहां पर मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई का रेशो। तो डिमांड अगर कम हो जाएगी तो वह चीजों की कीमतें अपने आप नियंत्रित हो जाएगी या स्थिर रहेगी या कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो चीजें का अगर उसका डिमांड कम होने के बाद वस्तुओं की कीमतें अगर कम हो जाती है तो मार्केट में महंगाई या इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहता है। ऐसा एक्सपर्ट, अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक और विदेशों के केंद्रीय बैंक सब यही तकनीक अपनाते हैं। आजकल आपने देखा होगा, अमेरिका की जो, भारत की जैसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व है। तो अमेरिका की फेडरल रिजर्व में कई वर्षों में अपने ब्याज दरों में इजाफा किया। वहां का क्या हुआ, 2020 में जब कोरोना आया तो अमेरिका गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर कर दिया, अमेरिकन लोगों के पास, चाहे वहां के इंडस्ट्री हो, वहां के सामान्य लोग हो। तो बड़ी संख्या में वो पैसा वहां पे ट्रांसफर हुआ, लोगों के पास बड़ी संख्या में पैसा आया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने उस पैसा का यूज नई नई चीजें परचेस करने के लिए किया। तो उससे हुआ क्या, अमेरिकन मार्केट में चीजों की एकदम डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या, लोगों के पास पैसा था, लोगों ने उस पैसा का मार्केट में यूज किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे गाड़ियां, चाहे घर, जो भी चीजें, उससे क्या हुआ, उसका डिमांड बढ़ा और चीजों की कीमतें बढ़ी। कीमतें बढ़ने से वह इन्फ्लेशन रेट भारत से भी कई गुना हाई हो गया। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाए, ब्याज दर बढ़ने से वहां पे लोन महंगे हो गए, और लोन महंगे होने से लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। लोग या भविष्य में लोन लेना कम कर देंगे, वहां महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी। अब एक दूसरा पहलू होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड में 27 सालों में पहली बार इंटरेस्ट रेट को इजाफा किया, उसका भी पर्पस वही है। वहां पर भी सेम हुआ कि महंगाई नियंत्रित करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से खाली लोन की अमाउंट नहीं कम होती, उसका एक दूसरा भी एक पहलू है कि जो लोग अपने पास कैश रखते, जो लोग अपने पास नकदी रखते, जिनको लोन की जरूरत नहीं लेकिन जिसको सेविंग के अमाउंट में लिक्विडिटी अपने पास रखते, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, जैसा रेपो रेट बढ़ाया तो वैसा बैंक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगी। दो टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक लोन लेने वाले के लिए इंटरेस्ट रेट और एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट एफडी जो हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ाएगी। तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो जो आम आदमी है वो अपना पैसा घर में रखने के बजाय, मार्केट में खर्च करने के बजाय बैंक में रखेगा, क्योंकि उसको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो दो तरह के नियंत्रण हो जाएंगे रिजर्व बैंक के अनुसार। एक तो लोग लोन कम लेंगे, दूसरा जिनके पास नकदी है या कैश है, सेविंग्स है, वो अपना पैसा बैंक में रखेंगे। वो बैंक में क्यों रखेंगे, तो उनको बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, पैसे की अवेलेबिलिटी बोलते हैं, पैसे का सप्लाई वो कम हो जाएगा। हर एक बार मार्केट में पैसे का अवेलेबिलिटी या पैसे का सप्लाई, जिसको अंग्रेजी में लिक्विडिटी कहा जाता है, वो कम हो जाएगा। तो लोगों की क्रय शक्ति के ऊपर असर पड़ेगा, परचेसिंग बाइंग पावर कम हो जाएगी, और मार्केट में एक बार डिमांड उस चीज का कम हो गया तो उसकी कीमतें नियंत्रण में रहेगी। यही रिजर्व बैंक की दलील है। अभी दूसरा है, रिजर्व बैंक और एक तरीके से भी इन्फ्लेशन रेट या कीमतें नियंत्रण में करती है। वो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, बैंक के पास दो तरीके और होते हैं।
वो एक होता है CRR और एक होता है SLR। तो CRR क्या होता है? कैश रिवर्स रेशो, ऊपर कैश रिवर्स रेशो CRR, और एक होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो SLR और CLR इसके अनुसार भी वो SLR और CLR क्या होता है मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। SLR और CLR क्या होता है वो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले कोई भी बैंक जो उसके पास जितने कैश या एफडी रहती है, जितना भी पैसा रहता है, उसका यूज 100 करोड़, मान लो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ रुपए में से बैंक सारे के सारा अमाउंट का वो अपना लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकती। तो उसको दो तरीके से रिजर्व बैंक नियंत्रित करते हैं। उसको एक को बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो। अभी रिजर्व बैंक ने CRR 4.5% रखा हुआ है, मतलब 100 करोड़ में से 4.5 करोड़ रुपए बैंक को रिजर्व बैंक के पास जमा करने होंगे किसी भी बैंक के लिए। कितना? 100 करोड़ में से उदाहरण के तौर पे आज का CRR रिजर्व बैंक ने 4.5% तय किया है। आज 2022 जुलाई अगस्त 2022 चल रहा है, तो आज के डेट में ये CRR भी बदली होता रहता है, लेकिन आज के डेट में 4.5% है। तो 100 करोड़ मामले बैंक के अमाउंट, बैंक के पास पूरा उसका नकदी है, तो उसको 4.5 करोड़ रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा कैश के रूप में, उसको बोलते हैं CRR। एक दूसरा होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ये क्या होता है? बैंक को अभी SLR 18% रखा है, वो भी रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। कितना? 18%। तो SLR का पैसा जो है बैंक को, मान लो 100 करोड़ में से 4.5% जो गया CRR और 18% मतलब 18 करोड़ बैंक को अपने बैंक के पास, खुद के पास रखना पड़ता है उस बैंक को। मतलब उसका यूज वो ना लोन देने के लिए कर सकती है, ना किसी भी काम के लिए कर सकती है। वो कौन से फॉर्म में होता है? वो होता है सोना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कारपोरेट बॉन्ड्स, अलग अलग टाइप के, उस रूप में वो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। वो क्यों रखना पड़ता है? कि आप मार्केट में और मीडिया में आप सुनते हो बहुत बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बहुत बैंक बंद हो जाती है, लोगों का पैसा डूब जाता है, लोगों का पैसा मिलता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी भी बैंक को दिवालिया की अगर उसके ऊपर कगार के ऊपर पहुंच गया, तो ये जो है SLR मतलब वो जो फंड 18 करोड़ का रखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, वो इमरजेंसी के तौर पे बैंक यूज कर सकती है। तो मतलब CRR 4.5%, SLR 18%, तो कितना हो गया टोटल मिला के 22.5%। तो मतलब 22.5 करोड़ रुपए बैंक को अपने पास रखने होते हैं। मतलब एक तरह का रिजर्व होता है। रिजर्व का आपको एग्जांपल के साथ में बताऊं, आप गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते हैं, तो आपने जितना पेट्रोल डलवाया उससे कुछ मात्रा में पेट्रोल रिजर्व टैंक में जाता है। जब आपकी गाड़ी इमरजेंसी तौर पे कहीं रास्ते में बंद पड़ने की नौबत आई, तो आपको रिजर्व के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, उसमें कुछ किलोमीटर गाड़ी चले। तो वैसा ही है ये बैंक के पास जो 4.5% CRR और 18% SLR ये रिजर्व होता है। जब बैंक इमरजेंसी में आ जाए या दिवालिया होने के कगार के पहुंच जाए, या बहुत सारे लोग बैंक के पास एक साथ पैसा निकालने पहुंच जाए, उस टाइम पे कंडीशन में इमरजेंसी में उस पैसे का यूज हो और बैंक बचे, लोगों का पैसा सेफ रहे। रिजर्व बैंक CRR और SLR के थ्रू भी महंगाई इन्फ्लेशन नियंत्रित करती है। वो कैसे नियंत्रित करती है? जैसा मैं पहले बताया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वैसा CRR और SLR के ऊपर भी हम लोग संक्षिप्त में बात करते हैं। बैंक को जब लगता है, रिजर्व बैंक को अगर लगता है महंगाई नियंत्रित करना है, तो CRR भी वो 4.5% का 5%, 6% भी कर सकती है, और SLR भी वो 20% भी कर सकती है। तो अभी दोनों मिला के 22.5% है। मान लो बैंक ने CRR 5% कर दिया और SLR 20% कर दिया, तो 25% हो जाएगा। मतलब बैंक को यूज करने के लिए खाली 75 करोड़ बचेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा फ्रीज हो जाएगा। तो बैंक के पास जितना कम पैसा बचेगा, मान लो 75 करोड़ या 75% अमाउंट बचेगी, तो बैंक उतना कम लोन दे पाएंगे। बैंक जितना कम लोन दे पाएंगे, तो उतना मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो साथ में बाइंग पावर जो है लोगों की वो कम हो जाएंगी। परचेसिंग पावर कम होने से क्या होता है? डिमांड कम हो जाएगा चीजों का। डिमांड कम हो जाने से महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी। हाँ, तो जब ये सब कंडीशन हो जाती है और धीरे धीरे महंगाई नियंत्रण में आती है, तो फिर
महंगाई एक बार नियंत्रण में आ गई और रिजर्व बैंक को लग गया कि ज्यादा वो नियंत्रण भी नहीं कर सकते, फिर मंदी के तौर पे भी अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है। तो उस समय रिजर्व बैंक फिर क्या करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये वापस कम करना चालू कर देता है। तो जैसा बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया, मतलब बैंक जो रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, मान लो 5.40%, वो रिजर्व बैंक ने अगर कम कर दिया तो उनको देना पड़ेगा 5% देना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो बैंक क्या करेगी, जो लोगों को लोन देती है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट कम करेगी, मतलब आपको हमको जो लोन मिलता है वो भी सस्ते दरें हो जाएगी, चाहे पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, अन्य तरह के लोन, तो लोन सस्ते मिलने लगेंगे। तो लोग बैंक के पास से ज्यादा लोन लेंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। और दूसरा, जब लोन कम हो जाएंगे तो लोग जो अपने सेविंग्स एफडी है वहां से भी पैसा निकालेंगे और मार्केट में अन्य जगहों पे चीजें परचेसिंग करने के लिए उस पैसा का यूज करेंगे। मार्केट में अलग अलग चीजों के ऊपर वो खर्चा करेंगे। जब खर्चा करेंगे तो अपने आप उस चीजों की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो, डिमांड भी बढ़नी चाहिए। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जिस भी प्रकार के प्रोडक्ट है, अगर उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी तो कहीं कहीं मंदी आने के भी खतरा रहता है। इसलिए रिजर्व बैंक को वहां पर भी नियंत्रण करना होता है। तो जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो चीजों का वहां पे मार्केट में एक तेजी भी आ जाएगी। लेकिन फिर वहां पर ज्यादा डिमांड बढ़ने लगेगी, जैसा रेपो रेट बहुत कम कर दिया तो लोन बहुत सस्ते हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो वापस महंगाई बढ़नी चालू हो जाएगी। उस केस में रिजर्व बैंक को पुनः रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। पुनः रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे हो जाएंगे, वापस लोग लोन कम लेंगे। तो ये चक्र जो है आरबीआई को नियंत्रण करना पड़ता है। तो नियंत्रण करने से महंगाई का जो रेट है वो स्टेबल रहता है, इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रहता है। आज भारत की अगर बात करें, हर एक कंट्री में कई जगह पे 20% महंगाई रेट बढ़ चुका है। यूरोप कंट्री में कई जगह पे 14% से ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका में भी 14, 15, 18% तक भी महंगाई रेट गया है। लेकिन उस अगर हम कंपेयर करें, उनकी तुलना करें, तो भारत में महंगाई अभी भी 7.1% के दर में नहीं। तो अपनी रिजर्व बैंक की नीति भी काफी हद तक कारगर साबित हो जाती है। तो दोस्तों, मैं वापस पुनः एक समराइज करना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक या कोई भी केंद्रीय बैंक महंगाई नियंत्रित करने के लिए 4 चीजों का सहारा लेते हैं। एक होता है रेपो रेट। जो रेपो रेट जो बैंक जिस अमाउंट के ऊपर रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं और लोगों का पैसा कम रहता है, इसलिए महंगाई नियंत्रित होती है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा जमा हो जाता है दिन भर का कारोबार करने के बाद, उस एक्स्ट्रा पैसों को अन्य बैंक रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, उसके ऊपर रिजर्व बैंक उनको इंटरेस्ट देती है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वो 3.35% करंट 2022 में चल रहा है। एक तीसरा होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। बैंक के पास, जैसे आपको एग्जांपल बताया कि जो अमाउंट है उसका 4.5% अमाउंट, मतलब 100 रुपए है बैंक के पास, तो 4.5 रुपए उसको रिजर्व बैंक के पास जमा रखने पड़ते हैं। उसके ऊपर रिजर्व बैंक किसी स्वरूप का कोई इंटरेस्ट नहीं देती, लेकिन वो इमरजेंसी तौर पे। और आज के डेट में 2018 का अमाउंट बैंक को फ्रीज करना होता है सोने के रूप में, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बैंक के रूप में, उसको बोलते हैं SLR। ये सब जो चारों चीजें है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR, ये सब रिजर्व बैंक और बैंक महंगाई नियंत्रित करने के लिए उसका यूज करती रहती है। तो ये जो वीडियो हम सब लोग पैसा कमाते हैं, तो अपनों को ये थोड़ा ये भी नॉलेज होना जरूरी था, इसलिए मैं आज आपके लिए ये जानकारी लेके आया। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ नया भी वीडियो बनाना है उसके बारे में जानकारी लिखिए। आपके रिलेटिव दोस्तों के पास वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरे रमेश आयर मोटिवेशनल स्पीकर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। पुनः एकदा सबको बहुत बहुत धन्यवाद।